selling or selling process. The topic is selling process oblique personal selling. This is one of the most important topics of Unit 2. Every year, this question has been asked in different forms. ऐसा कोई भी साल सेल्स मैनेजमेंट चालू होने के बाद से नहीं हुआ है जब ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बहुत केयरफुली लिख लीजिए एक नोटबुक पे, और इसको आप जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में भी पढ़िए। आई एम शेयरिंग वन स्लाइड. First, you make this particular slide in your notebook. Then I will start taking or talking about or dealing about the topic which is given there. Okay. Is it visible? The selling process? Yes, sir. Kindly write it down. Prospecting and qualifying, then pre-approach, approach, presentation and demonstration, overcoming objections, closing the sale, and follow up and maintenance. Follow up and maintenance. Prospecting and qualifying. Then number 2 is pre-approach. Number 3, approach. Number 4, presentation and demonstration. Number 5, overcoming objections. Number 6, closing the sales. Number 7, follow up and maintenance. Follow up and maintenance. लिखा आपने? सब लोगों ने लिख लिया बेटा? अंकिता, भावेश? Yes, sir. Okay, we will be starting with the first part. Write down prospecting and qualifying. Prospecting and qualifying. ठीक है, सबसे पहला लिखिए प्रोस्पेक्टिंग. जो पहला पार्ट है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है. नाउ द वर्ड रिसेंबल्स प्रोस्पेक्ट इज अ पोटेंशियल बायर. प्रोस्पेक्ट किसमें कन्वर्ट हो सकता है? एक पोटेंशियल बायर में. आपके प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है. तो प्रोस्पेक्टिंग वो प्रोसेस है जब हम भीड़ में से उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो लोग मेरे प्रोडक्ट के खरीदार हो सकते हैं, ठीक है. और उसकी भी हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि ये तुरंत खरीद सकता है, ये थोड़े दिन बाद खरीद सकता है, ये उसके बाद खरीद सकता है. बट प्रोस्पेक्ट का जो लिस्ट बनेगा वो उन्हीं लोगों का बन सकता है जो लोग भविष्य में मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकें, ठीक है. राइट डाउन अ प्रोस्पेक्ट is a qualified person or organization that has the potential to buy the goods or services to buy the goods or services provided he has the money to buy, comma, authority to buy and desire to buy. तो वो व्यक्ति
किसी भी सेल्स पर्सन के लिए प्रोस्पेक्ट हो सकता है जिसके पास क्या क्या चीजें हो, क्या क्या चीजें लिखे हैं आप? Money, Yes, sir. authority, सर्विसेज, and desire. मनी, ऑथोरिटी एंड Desire डिजायर। to buy. ठीक है, जिसके भी पास मनी है, ऑथोरिटी है और डिजायर है किसी प्रोडक्ट को खरीदने का, वो एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो है कंपनी के लिए हो सकता है। ठीक है, अब इसमें गुड प्रोस्पेक्ट क्या होगा? गुड प्रोस्पेक्ट वो होगा, सबसे पहले तो जिसके पास कोई प्रॉब्लम है जिसको आपका प्रोडक्ट या सर्विस सॉल्व कर सकता है। ठीक है, एक प्रोस्पेक्ट बायर जो है या गुड प्रोस्पेक्ट कौन होगा? जिसके किसी प्रॉब्लम को आपका प्रोडक्ट या सर्विस एफिशिएंटली क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि प्रोस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं शायद आपको समझ में आए। बायजूस वाले जो है एजुकेशन के लिए टैब सेल आउट करते हैं एंड द कॉस्ट रेंजेस बिटवीन 70,000 टू 1.5 lakhs। जो बायजूस का एजुकेशन का पैकेज है, इट रेंजेस बिटवीन 70,000 टू 1.5 lakhs। अब यहां पर जो उसका यूजर है, क्या वो बायर है? Yes, sir. नहीं बेटा। No, sir. No, sir. बायजूस का No, यूजर sir. कौन है? Children, Sir, parents. students, स्टूडेंट्स है। और Students. बायजूस User. का परचेजर कौन है? Parents. 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 पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को जब हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको हम क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आपके बच्चे की जो पढ़ाई है वो और बेहतर होगी अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, इफ यू आर डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट, आपका स्टूडेंट, आपका जो बच्चा है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें, हमारा दो केस तो फुलफिल हो रहा है। एक है पावर टू बाई, ठीक है, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डिजायर जो है उसका, वो है बच्चे का पढ़ाई। तो आप जब अगर एक बायजूस का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम बायजूस का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज बायजूस जो है उसने पिछले साल आपके सीनियर्स को रिक्रूट किया है एंड फॉर सेल्स द कंप्लीट पैकेज वाज ऑफ 10 lakhs। ठीक है, मयंक चांदवानी इज रिक्रूटेड इन बायजूस, उसको सेल्स में रिक्रूट किया गया है और जो सैलरी दी गई है दैट इज 10 lakhs, जिसमें से 7 lakhs फिक्स्ड है और 3 lakhs जो है वेरिएबल है। मैं इस एग्जांपल पे इसीलिए आ रहा हूं बेटा कि सेल्स जो है वो दिन ब दिन बहुत लुक्रेटिव होता जा रहा है और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत, एक पोटेंशियल वाले लोगों की जरूरत जो है अब सेल्स के अंदर धीरे धीरे करके देखी जा रही है। बड़ी कंपनियां जो है बड़े से बड़ा अमाउंट एज अ सैलरी सेल्स के लिए देने को तैयार हैं अगर आप उनके प्रोडक्ट को समझ रहे हैं। और प्रोडक्ट को समझना किस तरीके से, उसका सबसे पहला पार्ट है कि प्रोस्पेक्ट को समझना कि कौन आदमी खरीद सकता है इस प्रोडक्ट को और कौन आदमी नहीं खरीद सकता। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें हम कि कौन आदमी खरीद सकता है और कौन आदमी नहीं खरीद सकता? राइट डाउन, राइट डाउन identification of identification of prospects। लिखिए, नंबर 1, कोल्ड कैनवासिंग। कोल्ड कैनवासिंग मैं समझाते भी जाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट लिखिएगा, मैंने शेयर किया है। कोल्ड कैनवासिंग। नंबर 2, प्रेजेंट सेटिस्फाइड कस्टमर्स। प्रेजेंट satisfied customers। Number 3, telephone directory or mailing list। टेलीफोन डायरेक्टरी और मेलिंग लिस्ट। ठीक है, कोल्ड कैनवासिंग का मतलब क्या होता है? जा करके फेस टू फेस इंटरव्यू लेना। ठीक है, कोल्ड कैनवासिंग का मतलब होता है जा करके फेस टू फेस इंटरव्यू लेना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए, हैव यू सीन दिस एडवर्टीजमेंट? Yes. Yes, sir. Yes, Okay, sir. have you seen this movie? Yes, sir.
कौन सी मूवी है ये? Yes, sir. Sir, in the Sir, pursuit of Pursuit of happiness. Happiness. परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस। हर एक एमबीए वाले बच्चे को ये पिक्चर तो देखना ही है बेटा, चाहे जो हो जाए, ठीक है? बिकॉज लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो बहुत सस्ता नहीं है, इट नीड्स सम कॉस्ट फ्रॉम अवर साइड, ठीक है? जब आप उस चीज को पे करते हो तो आप दुनिया के अंदर जो है गिनती वाले लोगों में शामिल हो जाते हो, वो कीमत तो आपको पे करना है। पहला आपने लिखा कोल्ड कैनवासिंग। कोल्ड कैनवासिंग मींस फेस टू फेस इंटरव्यू विद पीपल, ठीक है? आप जा करके अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी आदमी से मिलते हैं जो लगता है आपको कि आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, और जाकर के आप उसको अपने विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करते हो। दूसरा तरीका है, आपने लिखा प्रेजेंट सेटिस्फाइड कस्टमर्स, ठीक है? अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एक बार बेचने के बाद दोबारा भी बेचा जा सकता है, तो आप क्या करते हो, जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स है आप जाकर के उनसे मिलते हो और आप पूछते हो कि आपके प्रोडक्ट का क्या कुछ और जरूरत उनको अभी है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, क्या वो भविष्य में और पॉलिसीज खरीद सकता है? फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स, आई हैव परचेज्ड वन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या मैं और पॉलिसी खरीद सकता हूं भविष्य में? Yes, Correct, sir. sir. खरीद सकते हैं, ठीक है? तो जो मेरा डेटाबेस कंपनी के पास होगा, उस डेटाबेस को भी कंपनी जो है फिर से बिजनेस क्रिएट करने के लिए यूज कर सकती है, ठीक है? तो ये जो तरीका है जहां पर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम जा करके फिर से नए बिजनेस के लिए पूछते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तीसरा तरीका है टेलीफोन डायरेक्टरीज, और कहीं से अगर आपको मेलिंग एड्रेस मिले तो आप या तो डायरेक्टली फोन करते हैं या फिर बल्क में ईमेल करते हैं लोगों को अपने प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसकी जानकारी देते हुए, ठीक है? व्हाट यू डू, आइदर यू गो फॉर बल्क ईमेल, ठीक है? आप बल्क में ईमेल करने की कोशिश करते हो लोगों को, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा जो प्रोस्पेक्ट है उनके पास तक आपका ईमेल पहुंच जाए और आप उस ईमेल के थ्रू बता सके कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या खूबियां हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज योर प्रोडक्ट हैज, ठीक है? यू कैन डिस्क्राइब इट इन दैट ईमेल, या फिर यू डायरेक्टली पिक अप योर फोन एंड स्टार्ट कॉलिंग रैंडमली। आप उठा करके फोन लगाना शुरू करते हैं कि क्या किसी को इस तरीके के प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। आप देखेंगे कई बार बहुत सारी कंपनियों से हमको ही कॉल आता है, आपको लोन चाहिए, आपको फलाना सामान चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए, आपको प्लॉट चाहिए, आपको घर चाहिए, ठीक है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोल्ड कॉलिंग। आपको वो पहचानता नहीं है, किसी कारण से नंबर उसके पास पहुंचा है और उस नंबर पे वो फोन करके पूछ रहा है कि क्या आपको जो प्रोडक्ट वो रखा है आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? देन राइट डाउन नंबर 4, स्पॉटर्स। स्पॉटर्स। Number 5, trade shows and exhibitions. Non-competing sales force. Non-competing sales force. Number 6. Okay. See, आपने सबसे पहले लिखा स्पॉटर्स, ठीक है? आपने कई बार शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पे विजिट किया होगा, आप देखते होंगे बेटा छोटी छोटी कैनोपी लगा करके लोग बैठे रहते हैं, ठीक है? और वो आपको रोक करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं वो? अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे आपको, या आपको जो है अपनी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उनका एक ही मकसद होता है कि इस भीड़ में अगर कोई उनको मौका मिले बिजनेस कन्वर्ट करने का, ठीक है? दूसरा आपने लिखा ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस। ट्रेड शोज क्या होते हैं?
व्हाट आर ट्रेड शोज? अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस होती है, ठीक है, उस समय वी हैव अ आयरन एंड स्टील एक्सपो एवरी ईयर। कभी आपने देखा है रविशंकर यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा जो है ये लोग वो बना करके जो आयरन एंड स्टील का यहाँ पर इंडस्ट्री है उसको वर्ल्ड मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन करने की कोशिश करते हैं। गुजरात जो है ट्रेड शो कराता है जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात। गुजरात में जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं वो सारी चीजें, जो भी सर्विस जो है गुजरात जनरेट करता है, वो सारी चीजों को वो वाइब्रेंट गुजरात में स्टॉल देता है और जो विजिटर्स हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें बनती हैं, कौन से सर्विस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं और वहां से वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हायर करते हैं। ठीक है, ट्रेड शोज हम दोनों चीजों के लिए टारगेट करते हैं, इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए भी और इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए भी। ट्रेड शो में क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है उसको हम अवेयरनेस दिलाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर एक ही तरीके की इंडस्ट्री के या फिर कई बार मिक्स्ड इंडस्ट्रीज से लोगों को बुला करके, ठीक है, जगह देते हैं। एक फेयर टाइप का एक माहौल जो है वहां पर तैयार कर देते हैं जहां पर लोग जा करके देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं या अवेलेबल हैं और वो अपने काम से वो प्रोडक्ट बुक करा सकते हैं। कपड़ों के लिए कई बार आपके सिविक सेंटर में बहुत सारे ट्रेड शोज और एग्जीबिशंस लगते हैं, आपने देखा है कभी? यस सर। है ना? ये जो ट्रेड शोज है उनका कारण ये होता है बेटा कि अगर ये परमानेंट शॉप खोलेंगे तो इनको बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा। तो व्हाट दे डू, दे ऑर्गेनाइज ट्रेड शोज, उसको एक फेयर के तरीके का माहौल बना देते हैं जिसमें वो कस्टमर्स जो घूमने के नाम से आना चाहते हैं वो आए और अगर उनको कोई चीज ऐसी दिखती है जो उनके काम की है तो वो वहां से खरीदे और ले करके जाए। हर इंडस्ट्री आज की डेट में ट्रेड शोज लगाने पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है बिकॉज उनको पता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कई नॉन कस्टमर्स कस्टमर बन जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे कस्टमर नहीं है, इवेंचुअली वो ट्रेड शो में आए और देख करके उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आया और उन्होंने परचेज कर लिया या बुक करा दिया, आप उनके घर भेज दिए। उन चीजों का भी ट्रेड शो लगाया जाता है जो मार्केट में ओकेजनली बिकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट है और जो कंपनी है वो चाहती है कि कस्टमर को इन चीजों के बारे में पहले समझाया जाए तब वो आदमी सामान खरीदेगा। तो व्हाट दे डू, दे ऑर्गेनाइज ट्रेड शोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर वाला वाटर हीटर, ठीक है, बैटरी वाली बाइक, ठीक है, बैटरी वाला कार, ये एक बार में किसी जगह पर अगर हम बड़ा सा शॉप एस्टेब्लिश कर दे तो नहीं बिकेगा। तो कंपनी क्या करती है, दसों जगह पर जा करके, ठीक है, ये ट्रेड शोज को ऑर्गेनाइज करती है। एक तो कस्टमर्स में धीरे धीरे करके अवेयरनेस आता है, ठीक है, ट्रेड शो को लेकर, ट्रेड शो को देखने से। दूसरा है कि वो कस्टमर्स जिनका कोई प्रोस्पेक्ट हमको नहीं मिला है, जो नहीं पता कि खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, उसमें से भी कई लोग जो है हमारे कस्टमर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन यू हैव रिटन नॉन कंपीटिंग सेल्स फोर्स। ठीक है, नॉन कंपीटिंग सेल्स फोर्स का मतलब सेल्स पर्सन जो पर्टिकुलरली मेरी इंडस्ट्री में कंपीट नहीं कर रहा है बट वो एक ऐसे जगह पर विजिट कर रहा है जहां पर मेरा सामान भी बिक सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, a Britannia salesperson or a salesperson from Nestle is going to a particular bakery shop और a particular, for example, किस तरीके का शॉप हो सकता है जहां पर डेली नीड्स बोल सकते हैं ना हम, डेली नीड्स जा रहा है और वो देखता है कि यहाँ पर नेस्ले की सामान के साथ साथ मशरूम्स भी बिक सकते हैं। तो वो जो मशरूम का सेलर है उसको बताता है कि भाई मैं तो नेस्ले बेचता हूं लेकिन आप मशरूम्स भी उसके शॉप से बेच सकते हो बिकॉज द टाइप ऑफ कस्टमर्स द पर्सन हैंडल्स, ठीक है, वहां पर आपके प्रोडक्ट के लिए भी प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, या कोई और चीज बेचने आया हुआ जो सेल्स पर्सन है उससे हम किसी और चीज का नॉलेज लेते हैं और वो उस कंपनी से हमें लाइन अप करा देता है जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। ठीक है,
तो जब इस तरीके की प्रोसेस से हमें प्रॉस्पेक्ट मिलता है नॉन कॉम्पिटिंग सेल्स फोर्स। ठीक है, नाउ जो प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस है वो तब क्वालिफाई होता है, ठीक है, जब हम पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और तीन चीजें देखते हैं। पहला, यहां आपको दिख रहा है, डज द प्रोस्पेक्ट नीड द प्रोडक्ट और सर्विस। पहली चीज, हम किसी प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई कब मानते हैं, जब हमें यह पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस का नीड हमारे प्रोस्पेक्ट को है या नहीं है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डज द प्रोस्पेक्ट हैव द मनी और रिसोर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तीसरा, ऑथोरिटी, डज द प्रोस्पेक्ट हैव द ऑथोरिटी टू मेक कमिटमेंट। इसको मैं आपको समझाता हूं। सी, ये तीनों चीजें एक साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। सबसे पहला, नीड। आप बिना नीड के किसी को कोई सामान जो है नहीं बेच सकते लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि हर समय जो सेल्स पर्सन है उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो प्रोडक्ट वो सेल आउट कर रहा है वो जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है एक सॉल्यूशन की तरह ले। ठीक है, बिकॉज अगर वो किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के रूप में आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बहुत हाई होगा। ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट उसको बेचा उससे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत हाई होगा। दूसरा जो है दैट इज मनी। दो चीजें देखते हैं, या तो कस्टमर जो है उसके पास खुद का पैसा हो पे करने के लिए, ठीक है, या फिर उसके पास ऐसे रिसोर्सेज हो जहां से वो पेमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैश नहीं है, एक प्रोडक्ट आपको खरीदना है, मैं तुरंत आपसे पूछता हूं, यू कैन पे थ्रू योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैश पैसा तो नहीं है लेकिन क्या कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी केवाईसी अच्छी है, आप एक होम अप्लायंस खरीदना चाहते हो और कंपनी वाला आपसे पूछता है क्या मैं आपको बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवा दूं, क्या मैं आपको फलाना फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करा दूं, मतलब आपके पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे कि आपको ये प्रोडक्ट दिया जा सके, तब तो हमारा सेकंड नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, वो कामयाब होता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने में। देन नंबर 3 इज ऑथोरिटी। ठीक है, ये ऑथोरिटी किस चीज की, ये ऑथोरिटी डिसीजन लेने की। ठीक है, डिसीजन लेने की ऑथोरिटी का मतलब होता है कि आपकी नीड है, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास पैसा भी है, आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डायरेक्टली परचेज समथिंग। ठीक है, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हु इज द फाइनल ऑथोरिटी जिसको अगर मैं समझा पाऊं प्रोडक्ट लेने के बारे में तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर ये तीनों चीजें पूरी हो रही है, मतलब नीड है, ठीक है, नीड दिख रहा है, मनी दिख रहा है और ऑथोरिटी दिख रहा है, अगर ये तीनों चीजें किसी जगह पर पूरी होती है तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट मतलब वो प्रोस्पेक्ट जो पोटेंशियल रखता है, वो प्रोस्पेक्ट जो भविष्य में मेरे सामान को खरीद सकता है। ठीक है, देन वी मूव टू द सेकंड अप्रोच विच इज नोन एज प्री अप्रोच। ठीक है, प्री अप्रोच में हम क्या करते हैं कि यू वांट टू मीट अ पर्टिकुलर पर्सन, आपको एक पर्टिकुलर आदमी से जाकर के मिलना है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसकी नीड्स का आइडेंटिफिकेशन, उसके डिसीजन लेने की क्राइटेरिया का जितना ज्यादा जानकारी आपके पास होगा, आपको प्रोस्पेक्ट करने में या अप्रोच करने में उतना आसानी जो है हो जाएगा। तो जितना बल्क सामान होता है, ठीक है, जिस सामान की कीमत हमको जितना ज्यादा
रिटर्न के रूप में मिलती है कंपनी को, उस सामान को बेचने से पहले हम प्री अप्रोच को उतना ही बड़ा बना करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बल्ब का सेलर, ठीक है, बल्ब जो है बहुत छोटा प्रोडक्ट है, क्यों अंकिता? यस सर। एक बल्ब जो है बहुत अच्छा भी खरीदोगे तो 100 रुपए का आएगा, 150 रुपए का आएगा, ठीक यस है। सर। अब मुझको इस बल्ब को बेचना है और ऐसे बेचना है कि मुझे कुछ रेवेन्यू जो है कंपनी को आए। मैं क्या करता हूं कि जो लोक निर्माण विभाग है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का लोक निर्माण विभाग है, मैं उसके आईएएस ऑफिसर के पास जाता हूं और अपने बल्ब की क्वालिटी बताता हूं, ठीक है। मतलब मैं जा करके ये बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट आर द क्वालिटीज विच दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज। लेकिन इस चीज को बताने से पहले मैं जरूर इस चीज को पता करने की कोशिश चालू कर दूंगा कि जिस आदमी से मैं मिलना चाहता हूं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। विदाउट आइडेंटिफाइंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, मैं अगर जा करके किसी से मिलता हूं तो क्या होगा कि जो मेरा बिजनेस है या जो मेरा प्रोडक्ट था उसको मैं सही तरीके से रख नहीं पाऊंगा। देयर मे बी चांसेस कि ऑफिसर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स को क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो परचेजर है वो ये चीज चेक करे कि आपके प्रोडक्ट से उसको कमीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिकॉज यू आर इन बिजनेस, आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैं जिस प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूं उसके डिसीजन लेने में सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है। और ये कैसे पता चलता है? प्री अप्रोच के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा आइडेंटिफाइड प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी वर्किंग हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्योंकि हमको पता है कि एक लोक निर्माण विभाग में जो आईएएस बैठा है, अगर वो एक बल्ब का अप्रूवल देगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये बल्ब जो है गवर्नमेंट सप्लाई में चले जाएंगे, एक साथ में करोड़ों रुपए का बल्ब जो है बिक जाएगा। तो ऐसे आदमी को जाने के पास जाने से पहले उसकी पर्सनालिटी और उसके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको स्टडी किए बिना जाना सही होगा क्या? नो सर। है ना? No, sir. एवरी टाइम टू कंप्लीट द सेल्स प्रोसेस, आप जितने आसानी से सेल्स प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्री अप्रोच का, जिसमें आप प्रोस्पेक्ट की स्टडी जो है वो करते हैं कि क्या करने से ये प्रोस्पेक्ट जो है कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है, और उस स्टडी को हम बोलते हैं प्री अप्रोच। हम इसको नेक्स्ट क्लास में और डील करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, Yes, sir. आप लोग नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट हो जाइए बेटा।